अभी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए फोर लेक्चर्स जो है बेसिक्स में दिए हैं। 4 वीडियोस आपको अपलोड करके दिए हैं इंट्रोडक्शन के लिए। उस इंट्रोडक्शन में मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिया और हम आपको ये बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं अगर चारों वीडियो आप प्रीवियसली देख चुके हैं तो किसी भी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं आपको जल्दी से एक रैपिड रिवीजन दे देता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, अब ईएम रेडिएशन के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, सब कुछ आपको दे चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको पढ़ा दिया, ईएम स्पेक्ट्रम पढ़ा दिया, याद होगा कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो। तो वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी घट जाती है। आपको ये फार्मूला बता दिया होगा, E is equal to h nu, that is hc upon lambda। nu is frequency, h is Planck's constant और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। एक नई चीज आपको मैंने बताया, ये बार बार आती रहेगी खास करके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो क्या है? न्यू बार। ठीक है, अब दूसरी बात हमने क्या बताई थी कि मॉलिक्यूल हैज क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, चाहे वो एटम हुआ या मॉलिक्यूल हुआ। हम लोग एटम का स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं इन क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ा रहे हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हैज क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स और वो एनर्जी लेवल्स मैंने आपको बताया था, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल यानी n is equal to 2। ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V1, V2, V3 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और ईच एंड एवरी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद रोटेशनल एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेड बाय J। ठीक है, तो ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, एंड विद इन ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल देयर आर क्वांटाइज्ड ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। फिर मैंने बताया था व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स सफिशिएंट फोटॉन, सफिशिएंट एनर्जी का फोटॉन जब इंटरैक्ट करता है, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स यू में से दिस इज रेजोनेंस या रेजोनेट करता है, यानी उनकी एनर्जीज मैच करती हैं, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट ईएम रेडिएशन विल टेक प्लेस। सपोज इसकी एनर्जी थी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी थी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, difference is 70 electron volt। when it will absorb, it will get, in fact you can say it will get the photon of 70 electron volt, it will go to n1 to n2। कितना है? 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर आपने कहा कि ये V1 आपका 50 पर है, ये जो है वो 55 पर है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन अगर कोई मिला उतनी एनर्जी का, तो केवल वाइब्रेशनल लेवल चेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिक लेवल चेंज नहीं होगा। 0.1, 0.2 या 1, सॉरी पॉइंट से की बात ही नहीं करना, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन स्टिल लेस एनर्जी अगर है तो वो क्या करेगा? केवल रोटेशनल लेवल चेंज करेगा, रोटेशनल लेवल चेंज करेगा, वाइब्रेशनल भी नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं करेगा। इस तरह से मैंने आपको 4th वीडियो में बताया था कि वेरियस रेंज ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम दोस आर यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपको यूवी, विजिबल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज आ गई। अलग से मैंने बताया था कि इस प्रिंसिपल से थोड़ा सा हटके एक नई स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज कॉल्ड एज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हम लोग अलग से देख लेंगे। अब ये चीज मैंने आपको सिर्फ इसीलिए रिवाइज कराया, मैंने आपको एक विंडो दी है और डिटेल आपको मैं फिर कह रहा हूं कि वो चारों वीडियो को समझ के उसके बाद में ही आपको इस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आना चाहिए था। एवरीथिंग विल बी क्लियर। नाउ दिस इज टाइम टू स्टार्ट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने क्या किया भाई? हमने क्या किया? अब आपको यूवी और विजिबल का रेंज मैंने बता चुका हूं। यूवी
जो है 15 to 400 nanometer. UV range is 15 to 400 nanometer. It can be divided in two parts, that is 15 to 200 nanometer. ये far UV और वैक्यूम यूवी, ये डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियोस में सब दे चुका हूं. और 200 to 400 ये नियर यूवी है. विजिबल रेंज इज 400 to 800 नैनोमीटर. नेवर फॉरगेट दिस वीडियो, आप बहुत पहले से पढ़ते आए हो. ठीक है, ये विजिबल को जो है आपने इसको डिस्पर्शन कर दिया, ब्रेक कर दिया प्रिज्म ग्रेटिंग से. सो रेड की लैम्डा मैक्सिमम होगी और वायलेट की लैम्डा मिनिमम होगी. वायलेट की एनर्जी मैक्सिमम होगी, रेड की एनर्जी मिनिमम होगी. ये भी ध्यान रखना है. मैं फिलहाल इन सब चीजों को नहीं डिस्कस कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो फार यूवी रेंज है उस रेंज में ऑक्सीजन भी ऑब्जॉर्ब करता है और वेरियस मॉलिक्यूल्स हमारे जो ऑर्गेनिक स्पेशली हैं ये लोग ऑब्जॉर्ब नहीं करते होते. सो फार यूवी इज आल्सो कॉल्ड एज वैक्यूम यूवी बिकॉज़ व्हेन radiation has been applied, it has been absorbed by our molecule or absorbed by the oxygen present in the atmosphere. We will unable to detect. इसका मतलब अगर हम फार यूवी पे वर्क करना पड़ रहा है मजबूरी में, तो हमें वहां पर वैक्यूम या दूसरी गैस भरनी पड़ेगी जो कि मीडियम की गैस एब्जॉर्ब ना करे. तो इसको हम लोग नहीं यूज करते. फिर क्या बचता है, नियर यूवी और विजिबल. इन दोनों की एनर्जी जो है वो 140 to 35.7 किलो कैलोरी पर मोल होती है. माइंड इट, ये एनर्जी जो है वो बॉन्ड एनर्जी से कंपेयर कर लीजिए आप. ये बॉन्ड एनर्जीज के कंपैरिजन में है, मतलब कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को ये एक्साइट करा सकती है. इट मींस इट कैन चेंज द इलेक्ट्रॉनिक लेवल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी. और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी जो करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. यू कैन से दिस एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसी को आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल इसमें चेंज होती है. ठीक है. सो व्हाट इज यूवी स्पेक्ट्रम, क्या प्लॉट करेंगे, ए प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी. यहां भी कुछ नया नहीं होने जा रहा है, ये सब चीजें हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यूवी स्पेक्ट्रम एक जनरल आउटलाइन क्या है, ये सब प्रीवियस वीडियोस में दिया है, और क्या प्लॉट करते हैं. एक सिंपल सी बात है, अगर हम आपसे ये कहें कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की आपको थ्योरी देना है तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या है, इनफ टू एक्साइट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल पे एक्साइट करा सकता है. इसका मतलब कि इसमें जो मेन में मोटा मोटा आपको बता दें क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है. अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कब होगा, फिर से वही बात आती है कि एवरी एनर्जी लेवल इज क्वांटाइज्ड. सो क्वांटाइज्ड है, इट मींस अ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और डेफिनेट वेवलेंथ विल बी एब्सॉर्ब्ड और उसकी हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं. समझ में आई बात. अब इस पर आते हैं कि प्लॉटिंग कैसे करेंगे भाई. ठीक है, मान लीजिए आपको एक जनरल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक आउटलाइन फिर से बना दूं कि आपके पास में यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है. अगर आप थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाह रहे हैं, एक आउटलाइन अगर मान लीजिए वर्किंग हम दिखाए हुए हैं तो चलिए ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप क्या लगा दो, मोनोक्रोमेटर. जनरली आपको किसी बुक में ऐसे ही लगा मिला भाई, प्रिज्म है. अब इससे जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की निकलेगी. हमारा पर्पस क्या है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही एट ए टाइम पास हो, जिससे कौन सी अब्जॉर्ब हुई हमको पता चले, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी. अब यहां से ये मान लीजिए आपने कहा ये मिरर लगा दिया है भाई, अब मिरर से पास हो रही है, चलिए ठीक है, ये हमने क्या लग दिया, सैंपल. और सैंपल के बाद आपको मैंने बताया था यहां पर आप क्या कर दीजिए, इसको डिटेक्टर को पहुंचा दीजिए. डिटेक्टर के बाद एम्पलीफायर को पहुंचा दीजिए और फिर रिकॉर्डर.
रिकॉर्डर जो है रिकॉर्ड करेगा। किसी बुक में बना हुआ है कई सारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बहुत सारी डिजाइन, द प्रिंसिपल इज सेम। आप ये बना रहे हो, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मार्क्स भी कम नहीं होने जा रहे। किसी बुक में आपको लग रहा है एम्पलीफायर टू रिकॉर्डर, तो एम्पलीफायर टू रिकॉर्डर जब पहुंचे तो वहां पे दिखा है मोटर, व्हाट विल इट डू, व्हाट विल इट डू, ये मोटर लगा है, रिकॉर्डर है, तभी तो ये चल रहा है, रिकॉर्ड इस तरह से स्पेक्ट्रम कर रहा है। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं, आपको थीम पूरी की पूरी आनी चाहिए क्या है। हाँ, मैंने इस स्लाइड को एक और चीज बताया था कि इस डिटेक्टर में जो एडवांस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये यहां से रिफरेंस लाइट भी पास करते हैं। रिफरेंस का मतलब यू कैन से दिस इज आई नॉट, और सैंपल से पास होकर जो आई ट्रांसमिटेड है वो आई है। ये वैल्यू क्या है भाई, आई नॉट। अब हम क्या प्लॉट करना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कितनी एब्सॉर्ब होगी। सपोज आपने ये कहा कि नहीं भाई साहब हमारे पास 350 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाले फोटॉन अभी हम पास कर रहे थे, और इनकी संख्या थी हमारे पास 1000, तो ये 1000 आपका आई नॉट। अब 1000 में 200 एब्सॉर्ब हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 800 फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं, दैट इज आई। सो ये 200 हैज बीन एब्सॉर्ब। इससे रिलेटेड टर्म्स मैंने बताए हैं, फिर से एक बार और लैम्बर्ट बियर लॉ एक्सप्लेन करेंगे। वो क्या एब्सॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस, इस टर्म में जनरली जो हम अपना स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं वो एब्सॉर्बेंस के टर्म में ही कर रहे होते हैं। तो आपको पहले आई और आई नॉट का कांसेप्ट समझना। आई नॉट इनिशियल वेवलेंथ या इनिशियल फोटॉन, इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कि पास हो रही है, सैंपल कुछ एब्सॉर्ब करेगा। सपोज आपने कहा कि ये 350 के अलावा हमने कुछ और वेवलेंथ डाली है जो मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब नहीं करता, तो उस केस में यहां भी 1000 फोटॉन थे और वो अनटच्ड पास भी हो जाएंगे। 1000 फोटॉन मतलब वहां पे ड्यू कैन से एब्सॉर्प्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि इनिशियल यानी कि ट्रांसमिटेड लाइट और इनिशियल लाइट दोनों की इंटेंसिटी सेम थी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ये डिफरेंस जो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा कौन, आई और आई नॉट, उसको डिटेक्टर रीड करेगा, रीड करके एम्पलीफायर एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करके रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। अब यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन ले लें, यहाँ पर लैम्डा ले लें या न्यू ले लें, और उसके बाद में प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग आपको जनरली कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ रही होती है, और मैंने बताया था दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन है क्या, इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है। इंटेंसिटी इनिशियली हाई है, लो हो गई, जो एब्जॉर्ब हो उसकी इंटेंसिटी लो हो गई, लेकिन एक ट्रेंड है कि हम इसको इन्वर्ट करके प्रेजेंट करते हैं, बस कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने बताया था एक जगह नहीं इन्वर्ट करते, वो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट यूवी की पीक जो है हम लोग इन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन लॉज का। इसमें दो अलग अलग लॉज थे, एक बियर लॉ और दूसरा लैम्बर्ट। सबसे पहले लैम्बर्ट लॉ है, फिर बियर लॉ है, लेकिन हम लोग अलग अलग नहीं बल्कि उनका कंबाइंड फॉर्म एक साथ जो आना है वही पढ़ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन लॉज में बियर लैम्बर्ट लॉ, दोनों में डिफरेंस भी अभी हम आपको बता देंगे। व्हेन अ बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन with thickness of absorbing medium is directly proportional to intensity of incident radiation I naught as well as concentration of the solution। जैसे मान लीजिए कि I naught इंटेंसिटी की हमने इनिशियल जो इंटेंसिटी है वो लाइट हमने पास की और अपनी सैंपल ट्यूब में जिसकी चौड़ाई जो है वो x है, ठीक है। तो सम ऑफ द फोटॉन्स विल बी एब्जॉर्ब, तो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, आई हो गई, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसी को हमें एक्सप्रेस करना हो तो -di/dx दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i इंटू सी। -di/dx को मैथमेटिकली आप समझ लीजिए, मतलब क्या हुआ, चेंज इन या डिक्रीज इन इंटेंसिटी विद थिकनेस ऑफ द मीडियम। डिक्रीज है इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। दैट इज इक्वल टू k डैश इंटू आई सी। के डैश हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस के नेचर पर। अब इसको हम क्या करें कि
इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करके हमारे पास फाइनली क्या पहुंच गया, और I इज इक्वल टू आई नॉट 10⁻⁻⁴ अब यहाँ पर देख लीजिए एप्सिलॉन या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं। अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन जो सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं वो क्या हमने कर दिया, लॉग I नॉट अपॉन आई, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन C इंटू एल। एक्स और एल बात एक ही है, मतलब कि वो पाथ लेंथ या थिकनेस ऑफ द मीडियम है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें थोड़ी सी बात और, कभी कभी एब्जॉर्बेंस के बजाय ट्रांसमिटेंस देते हैं, तो ट्रांसमिटेंस T इज इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट, यानी कि जो पास्ट रेडिएशन है, निकली हुई रेडिएशन है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन अपॉन इनिशियल, जबकि एब्जॉर्बेंस में क्या है, इनिशियल अपॉन ट्रांसमिटेड है। तो यू कैन राइट एब्जॉर्बेंस ए हमको पता है लॉग आई नॉट अपॉन आई, ये हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग आई अपॉन आई नॉट, और इसका मतलब क्या हुआ, माइनस लॉग टी। कभी कभी परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस दिया होता है, एब्जॉर्बेंस वाले फॉर्मूले में आपको पुटअप करना होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर हम लोगों ने रख लिया है, क्या है कि एब्जॉर्बेंस ए इज इक्वल टू 100% ट्रांसमिटेंस डायरेक्टली रख सकते हैं। नाउ कम टू लिमिटेशंस ऑफ लैम्बर्ट-बियर लॉ। तो ये दिस लॉ इज नॉट ओबेड व्हेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल आर इन इक्विलिब्रियम सच एज कीटो इनॉल्ट ऑटोमेरिज्म, या फ्लोरेसेंट सब्सटेंस हो उसमें भी नहीं काम आता है, या फिर सल्यूट और सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो उस केस में ये लॉ फेल हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल जो कंपाउंड ने अब्जॉर्ब किया ये हमको पता नहीं चल पाता। इस चीज़ को हम और भी बता दें, मैंने बताया था कि पहले लैम्बर्ट और बियर अलग अलग पढ़ते थे। लैम्बर्ट्स लॉ में सी यानी कंसंट्रेशन नहीं था, वो बोलते थे कि विद थिकनेस ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, लेकिन जो बियर लैम्बर्ट लॉ है उसमें इंसिडेंट लाइट के साथ में कंसंट्रेशन भी ले लिया गया है। लेट अस सी, एक एग्जाम्पल दे लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस तमाम आते हैं। मैंने डायरेक्ट एक एग्जाम्पल ले लिया है आपका वाई.आर. शर्मा की बुक का, जहाँ पर कंसंट्रेशन 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस है, लेंथ है 1 सेंटीमीटर, वेवलेंथ दी हुई है जो कि हमारे लिए यूजलेस है, कोई खास काम नहीं है, एब्जॉर्बेंस ए दिया है और ईटा मैक्स निकालना है आपको। बिल्कुल सिंपली आप फार्मूले में पुटअप कर सकते हैं और इस तरह से आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब आप डिफरेंट मैंने आपको एक बताया है, शॉर्टकट बताया है कि नहीं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स ले लिए, मोनोक्रोमेटर ले लिए, मोनोक्रोमेटर के बाद सैंपल लगा दिए, सैंपल के बाद में डिटेक्टर लगा दिए, डिटेक्टर से एम्पलीफायर आ गए, एम्पलीफायर से रिकॉर्डर आ गए, ये मैंने बताया, ये सब में चलता है। लेकिन अभी भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, अगर एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स चाहिए तो कई सारे क्वेश्चन क्या आते हैं कि वहां पर हम सॉल्वेंट क्या यूज करें और सैंपल ट्यूब किसकी बनी हो, इसके अलावा जो लैंप है वो किसका, फिलामेंट किसका हो। हर स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने बता तो दिया, शॉर्टकट ये है, मैंने क्या 2 बार बना चुका हूं, 3 बार बना चुका हूं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, लेकिन ये चीज आपको स्पेसिफाई किया, देन यू विल गेट फुल मार्क। भाई चलिए ठीक है, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पर अपना कंपाउंड घोल के रखा है सैंपल ट्यूब में, तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो खुद ना एब्जॉर्ब करे, अदरवाइज यू विल बी अनेबल टू डिटेक्ट। सॉल्वेंट ने एब्जॉर्ब किया, हमारे कंपाउंड ने एब्जॉर्ब किया, तो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो खुद नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है। सबसे चीप एंड बेस्ट आपने कहा एथेनॉल है, वाटर भी ले सकते हैं, हेक्सेन भी लग सकते हैं। अब क्यों ले सकते हैं हेक्सेन, इन सबको मैं अभी आगे और थोड़ा सा बताऊंगा। ये सब आपके सॉल्वेंट हो गए। सैंपल ट्यूब आपकी ग्लास की नहीं बनी होनी चाहिए, ग्लास एब्जॉर्ब करती है, ये क्वार्ट्ज या सिलिका की बनी हो, क्योंकि वो सैंपल ट्यूब भी खुद ना एब्जॉर्ब कर रही हो, ना सैंपल ट्यूब एब्जॉर्ब कर रही हो, ना सॉल्वेंट भरा है वो एब्जॉर्ब कर रहा हो, तब भी तो आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि जितनी इंटेंसिटी कम हुई, यानी जो भी एब्जॉर्ब हुआ वो कौन एब्जॉर्ब क्या होगा, आपका कंपाउंड एब्जॉर्ब। ठीक है, तो सैंपल ट्यूब मैंने बता दिया कि आप जो है क्वार्ट्ज का यूज करेंगे। लैंप, अब यूवी लैंप, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप, ये सब यूवी लैंप बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, तो ये यूवी लैंप्स जो है यहाँ पर यूज करेंगे। तो इन चीजों को आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ध्यान रखें। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, कहां तक इस मैटर को कैसे समराइज करेंगे, कितना लंबा चलाएंगे, ये ध्यान देना है। मैंने पहला आपको इंट्रो दे दिया,
एनर्जी रेंज का दे दिया। उसके बाद में थ्योरी पर आ गए, और थ्योरी थोड़ी सी लंबी है। उस थ्योरी में हम आपको एब्जॉर्प्शन लॉज पर आ गए, और इसके अलावा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रम कैसे ड्रा करेंगे ये भी बात मैंने बता दिया, क्योंकि एब्जॉर्बेंस इस पर ड्रा कर लिया। जनरली आपने कहा log I नॉट बाई आई इस एक्सिस पे ड्रा कर लिया, y एक्सिस पे। यहाँ पर हम लोगों ने लैम्डा एब्जॉर्ब कर लिया, ड्रा कर लिया, और ये पीक के फॉर्म में, बैंड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होने वाली है। जो एब्जॉर्प्शन वैल्यूज है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब बचा क्या है, मॉलिक्यूल का क्या हाल हो रहा होगा उसको देखना है, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। तो अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, और वो क्या है, ट्रांजिशंस इन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन मॉलिक्यूल, कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल, कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं। चलिए ठीक है भाई, देखते हैं। हमने शुरू किया, हमने क्या किया कि एनर्जी लेवल्स देखिए। एनर्जी लेवल क्या क्या हो सकता है, आपने कहा नहीं, देखिए ये सिग्मा एनर्जी लेवल और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ आ रही होगी, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। फिर उसके बाद में ये क्या है, पाई बॉन्डिंग, और क्या हो गया, पाई एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। एक और आ गया एन। एन का मतलब आप समझिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप क्या बोलते हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये जो है एक कॉमन एनर्जी लेवल है। ट्रांजिशन कहां से कहां पॉसिबल है, ट्रांजिशन पॉसिबल है कि सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यानी ये ट्रांजिशन कैसा हुआ, सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। दूसरा क्या पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल है क्या, पाई पाई एंटी बॉन्डिंग, यानी पाई से कहा जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग। फिर क्या हो सकता है, एन पाई, यहां भी जा सकता है। एन से कहां चला गया भाई, पाई एंटी बॉन्डिंग हो गया। और क्या पॉसिबल है, सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो गया। उसके बाद में एन पाई हो गया, फिर क्या हो गया, पाई पाई हो गया। ये जो है ये सभी वेरियस पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ठीक है। एक और पॉसिबल क्या है, एन से सिग्मा पे जा सकता है, एन सिग्मा, एन सिग्मा। तो ये गया एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये आपके चार पॉसिबल ट्रांजिशंस हुए, क्या क्या, सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद में एन सिग्मा, फिर उसके बाद पाई पाई एन पाई। अगर आपसे पूछे एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो लंबा गैप है वो किसमें है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, यानी सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद में क्या हो गया भाई, एन सिग्मा, एन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर उसके बाद पाई पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर एन पाई एंटी बॉन्डिंग। ये एनर्जी लेवल आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब आप देखिए, सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जाने में हाईएस्ट एनर्जी लगेगी, मींस लोवेस्ट वेवलेंथ का फोटॉन यूज होगा, और एन पाई सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन है। सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर उसके बाद एन सिग्मा, सिग्मा वाले दोनों पहले हो गए, फिर पाई पाई और फिर एन पाई, ठीक है। अब ये किस में पॉसिबल है, चलिए ठीक, इसको देखते हैं कि कहां पे ये पॉसिबल है। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन किसमें पॉसिबल है, तो आप ये कहेंगे जिसमें कि कोई लोन पेयर नहीं, जिसमें कि कोई पाई बॉन्ड नहीं। जैसे आपने कहा हेक्सेन या इथेन, C2H 4 नहीं 6,
अब यहाँ पर सी सी एच 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 यानी कि कौन से एल्केन्स। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हो, कम एनर्जी का ट्रांजिशन पॉसिबल, पाई पाई एंटी बॉन्डिंग बहुत आसानी से होने वाला है, हमारे कॉमन वही है। अब हम बात कर ही लेते सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का है, तो जहां पर और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दे आर हैविंग ओनली सिग्मा, नॉट पाई, नॉट लोन पेयर, दोनों ही बात है, नॉट पाई नॉट लोन पेयर। तो ये कौन से हो गए एल्केन्स। ऐसे ट्रांजिशंस की स्टडी हमारे लिए बिल्कुल यू कैन से कि नियर नहीं फार यूवी रेंज में जाता है और बहुत ज्यादा यूजफुल है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से पाई बॉन्डिंग, अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये पता लगाने वाले। चलिए दूसरा आते हैं, अगर आपको मैं बोलूं कि एन सिग्मा ट्रांजिशन किसमें पॉसिबल है, तो एन सिग्मा ट्रांजिशन कहां पे पॉसिबल है भाई, आप कह सकते हैं एन सिग्मा कहां पे गया, जहां पर जैसे आपने कह दिया एक्स यानी हेलोजन ये मौजूद है, एल्किल हैलाइड्स हो गए, फिर आपने कहा नहीं एल्कोहल हो गए, तो लोन पेयर भी है और सिग्मा है, वहीं पर इनका एन से यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है। तो आप मोइटीज एमीन्स हो गए, एल्कोहल हो गया, एल्किल हैलाइड हुआ, एमीन्स हुआ, ये सब एन सिग्मा वाले हो गए, ठीक है। फिर आते हैं क्या पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब आप इनको पहचान ही रहे होंगे भाई, जहां पर सी डबल बॉन्ड सी आ गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी आ गया, ये सब जो है ये सब क्या, ये सब आई आई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन यानी एल्कीन्स और एल्काइन्स हो गए। अब आप बोलोगे ये क्या करेगा भाई, सी डबल बॉन्ड ओ, ये पाई पाई भी कर सकता है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है इसीलिए एन पाई एंटी बॉन्डिंग भी कर सकता है, तो ये जो है एन पाई एंटी बॉन्डिंग भी कर सकता है और पाई पाई एंटी बॉन्डिंग भी कर सकता है। तो पॉसिबल ट्रांजिशंस कौन कौन से हैं, वो है सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई पाई एंटी बॉन्डिंग और एन पाई एंटी बॉन्डिंग। ये एनर्जी के ऑर्डर में है, किस टाइप के मॉलिक्यूल इनको शो करेंगे ये आपको कंफर्म होना चाहिए। एल्केन एंड इट्स डेरिवेटिव सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन सिग्मा जैसे आपने कहा लोन पेयर हेटेरोएटम कंटेनिंग लगे हो कोई, जैसे एल्किल हैलाइड हो गया, एमीन्स हो गया, ईथर्स हो गया, ठीक है, एल्कोहल्स हो गया, यू मे फाइंड आउट दिस। देन पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, they are having pi bonds like alkene and alkyne. N pi, they are having pi bond as well as heteroatom containing lone pair. Mind it that these carbonyl compounds, that is aldehydes, ketones, these may show pi pi as well as N pi transition. Okay, so these are the various types of possible transitions. Okay, now this theory is complete.